So today we'll approach the chapters 14, 15 and 16 class 10 sources of energy ऊर्जा के स्रोत our environment हमारा पर्यावरण and sustainable management of natural resources। तो ये सब चीज़ों में कोई भी चीज़ अलग नहीं होती है, ये बात समझ लीजिए। रिसोर्सेज को पहले हम जान लेंगे कि क्या है, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा एनवायरनमेंट क्या है और एनर्जी क्या है, उसमें से समझ में आ जाएगा। रिसोर्स का मतलब है कोई भी तरह का भंडार, स्टॉक जिसको कहते हैं हम, ठीक है। हमने फॉरेस्ट को एक स्टॉक बना दिया, लकड़ी का स्टॉक है। हमने एनिमल्स को एक स्टॉक बना दिया कि हमने उसमें से मीट मिलेगा, को हम उसमें से चमड़ी मिलेगी अगली, या हमको उसमें से एक्स अमाउंट ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स में एग्स, मिल्क और सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका है देखने का कि एवरीथिंग इज़ अ स्टॉक, इनमें ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ अ रिसोर्स जिसका आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, बट गांव में दूध का जो कीमत है उसको तय करने के लिए हर एक गांव में एक डेयरी होती है, और वो डेयरी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक कंपनी के साथ जुड़ी होती है। और जब आपके पास दूध एक्स्ट्रा होता है तब वो डेयरी वाले को दे आते हैं, ठीक है। तब जब एक चीज़ आप पैसे के ही वस्तु से आप ले सकते हो, कोई भी चीज़ पैसे से वस्तु ले सकते हो, तो गांव में उसकी कीमत घटाई जाती है। दूध की कीमत 10, 12, 20 रुपये मिलते हैं उसको पर लीटर, और फिर उसको पैस्चराइज करके अच्छा बना के बॉयल करके वो लोग उसको सप्लाई करते हैं सिटी में, टाउन में। उसमें से आइसक्रीम बनाते हैं, उसमें से पनीर बनाते हैं, XYZ। बट वो चीज़ की कीमत कम की गई, दूध की कीमत ही कम की गई। जहाँ पर गांव में सबसे ज़्यादा दूध बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, गांव में होता है। तो अभी क्या होगा, दूध की कीमत कम हो गई, ठीक है। एक आदमी को 100-200 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं पर दिन दूध में से, ठीक है। क्या होगा, वो आदमी गांव छोड़ के शहर की तरफ आएगा, उसको पैसा चाहिए, उसको जॉब ढूंढेगा। वो पढ़ाई करने के बाद जॉब ढूंढने के लिए सिटी में आएगा। आपको पर्यावरण में स्वस्थ हवा चाहिए, सिटी में है या गांव में है? गांव में। आपको स्वस्थ पानी चाहिए, सिटी में या गांव में? आपको स्वस्थ खाना चाहिए, सिटी में या गांव में? लेकिन हम लोग सिर्फ भी सिटी में आ रहे हैं। इसका कुछ पुश है, कुछ कारण है। मेन रीज़न ऐसी छोटी छोटी बातों से है, कोई भी चीज़ का भाव गिरा देते हैं, ठीक है। दूसरा एक प्रॉब्लम जिसके इसमें से आइडेंटिफाई हो रहा है, वो डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश लोग करके गए थे। हमारे पास है डिवाइड एंड रूल, मतलब मेरा ये खेत है, बाजू में दूसरे का खेत है, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, इनफैक्ट हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं। ए भाई साहब, तुम्हारा इस साल कितना खेत हुआ, कितना उत्पादन हुआ? मेरा इतना हुआ। अरे मेरा तो इतना हुआ। कंपटीशन, हम लोग साथ मिलकर के काम नहीं कर रहे। अच्छा, तुमने क्या बोया है? मतलब मैंने तो एडंडा बोया है, कस्टर्ड ऑयल, और अच्छा उसका भाव इतना अच्छा रहा है। ओके, तो मैं भी बोऊँगा ही, मैं भी कैस्टर ऑयल ही बोऊँगा। इसने कैस्टर ऑयल बोया, आपने उसकी सुन करके आपने भी कैस्टर ऑयल बोया। आपने आपका सॉइल टेस्ट नहीं कराया, आपने आपका वाटर टेस्ट नहीं कराया, आपकी एसिडिक सॉइल है, आपका पीएच पानी का कैसा है नहीं चेक किया आपने, सीधा आकर के कैस्टर डाल दिया उसमें से। जो भी पाक हुआ, जैसा भी पाक हुआ, भाव कैस्टर ऑयल का इस साल कम हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ उसने उगाया था, अभी इस ईयर में दोनों जन ने उगाया। व्हाट हैपन्स इन मार्केट फोर्सेस व्हेन सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, क्या होता है? टमाटर जब क्या हो जाए, अभी ठंड में क्या होगा, टमाटर का भाव क्या होगा? बहुत कम हो जाता है, 5 रुपये का किलो। अरे यार, इतने हेवी चीज़, इतने बड़े बड़े टमाटर 5 रुपये किलो, वाई? बिकॉज फ्लड हो गया मार्केट पूरा। ऐसे ही कैस्टर ऑयल फ्लड हो जाता है, फॉर एग्जांपल, या कॉटन फ्लड हो जाता है। हम लोग एक खेत नहीं, 2 खेत नहीं, 10 खेत में क्यों कॉटन उग रहा है आज, इसकी वजह से कॉटन का भाव गिर जाता है। अब वो भाव गिर जाता है तो फिर आप दूसरी कोई चीज़ उगाते हो, समझ में आ रहा है, जो अच्छा भाव दे रहे। अभी अमुक लोग वो उगा रहे ड्रैगन फ्रूट, उसमें कुछ 2-3 साल लगते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसमें फल आने लगते हैं। उससे पहले किसका क्रेज़ था? दाड़म का। हर जगह दाड़म, आप रास्ते में जाओ सब जगह दाड़म दाड़म। तो व्हाट इज़ दिस? ये एक तरह का अनइन्फॉर्म्ड चॉइसेस है, जो आप सोचते नहीं हो, विचारते नहीं हो। फिज़िक्स, बायोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री नहीं ये लेते हो साथ में, और आप सिर्फ बो देते हो चीज़ को, मार्केट को देख करके आपने बो दिया,
ठीक है। और वही चीज़ आपको समझना है कि एक चीज़ उगाने से, अब अभी चैप्टर ये अलग हो जा रहा है, लेकिन एक चीज़ उगाने से क्या होता है सॉइल में, जैसे कि आज पीनट्स बोए, अगले साल भी पीनट्स बोए, तीसरे साल भी पीनट्स बोए, क्या होता है ये एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिशन कम हो जाता है और उसकी वजह से नेक्स्ट वाला जो पीनट्स छोटे हो जाते हैं, नेक्स्ट वाले भी पीनट्स और भी छोटे, और उसमें सिकनेस आ जाती है क्योंकि आपने भरपूर मात्रा में से वो मिनरल्स थे पहले स्टार्टिंग के हार्वेस्ट में, बहुत अच्छी मूंगफली बनी, आपने नेक्स्ट ईयर सेम मिट्टी में आपने कुछ ऐड नहीं किया या थोड़ा बहुत ऐड किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें से कम हो गए, जैसे कि आयरन कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, सल्फर कम हो गया। अब क्या हो गया, वो चीज़ नेक्स्ट जब उगाओगे नेक्स्ट ईयर, तब वो चीज़ छोटी उगेगी, या उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, नहीं मिल रहा है, आकर के डिजीज़ उसको अटैक करता है प्लांट को, तो वो आपका क्रॉप डिजीज्ड हो जाता है। क्रॉप डिजीज हो जाता है, आप दवा छांटते हो, दवा छांटते हो तो आपके पैसा जो बनाने वाले थे या बन गए पैसा, और आपने दवा में खर्च किए, वो दोनों न्यूट्रलाइज होकर इक्वल हो जाता है, आप वहाँ के वहाँ ही बैठ जाते हो। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न फार्मर। आज का फार्मर मतलब मॉडर्न फार्मर, आज का ये प्रॉब्लम है। ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मिक्स क्रॉपिंग, अलग अलग चीज़ें उगाओ और फिर आपका सस्टेनेबल, मतलब आपका वंशोवंश चलता रहे, उसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। वंशोवंश चलते रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग करना पड़ेगा आपको। एक चीज़ उगाओ, दूसरी ऑपोजिट बिल्कुल उगाओ, मकाई उगाओ तो उसके साथ बीज उगाओ, उसका जो द्विदल होता है, जैसे कि चने होते हैं, बीन्स होते हैं, दो भाग उसके हो सकते हैं, तो मकाई के दाना सिंगल दाना होता है, उसके साथ ऐसी चीज़ उगाओ जो दो भाग हो सकते हो उसके, ठीक है ना, द्विदल और एक दल, द्विदल और एक दल, ऐसे उगाओ। सो दिस इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ फार्म, ऑफ अ प्रोडक्शन एरिया ऑफ फूड, ऐसे करना चाहिए। साइड में आप ट्रीज़ उगा दो, क्या होता है उससे, बर्ड्स पर्चिंग करते हैं उसके ऊपर, बर्ड्स आकर के बैठते हैं उसके ऊपर, उससे क्या होता है, आपकी खेत की कीड़े जंतु जो भी हो तो उसको खाने के लिए टाइम, आप जाओ उसको, बैठे रहे हो खेत में, कितने को मारोगे। ये होते वो नेचुरल पेस्टिसाइड कंट्रोल करते हैं, नेचुरल सॉरी पेस्टिसाइड नहीं, पेस्ट कंट्रोल करते हैं। ओके, तो पहली चीज़ हम लोग फिर से इसमें आ जाते हैं, रिसोर्सेज को रिसोर्सेज समझना नहीं है। मैं 16 को देख रहा हूँ, रिसोर्सेज को रिसोर्सेज समझना नहीं, भले बुक में लिखा है तो भी, वो वुड है, लकड़ी है, फॉरेस्ट है, वो सिर्फ उतना ही नहीं है, वो एक बायोस्फीयर है जिसमें से आपको जीने का फ्लेवर मिलता है, आप जी सकते हो अच्छे से। वरना हर एक रूम में, हर एक घर पे आप फ्यूचर में एयर प्योरीफायर लगाना पड़ेगा और ऑक्सीजन का बाटला लगाना पड़ेगा। ये बहुत दूर की बात नहीं है, ऑलरेडी चाइना में एयर प्योरीफायर लगा दिए सब लोगों ने घर पे, यहाँ पर भी स्टार्ट हो गए एयर प्योरीफायर। MI का भी आता है, मी की कंपनी का, जो चाइनीज़ कंपनी है, वो भी एयर प्योरीफायर। वो क्या करता है, आपकी हवा को शुद्ध करता है। भाई तुम ट्रीज़ को काटने के लिए उतावले हो जा रहे हो और फॉरेस्ट वही काम कर रहे हैं, ठीक है। हवा में जो डस्ट होती है ना, उसको पत्ते के ऊपर चिपक जाती है, क्योंकि वो पत्ता होता है वो ट्रांसपिरेशन कर रहा है। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का उसको वाष्पीकरण करके सोलर एनर्जी को कैप्च करके ग्लूकोज बना के ट्रांसपिरेशन पानी निकालता है ठंडा रखने के लिए प्लांट को, तो उसमें अमुक डस्ट चिपक जाती है। नेचुरली वो एक तरह का झाड़ू हो गया हवा का, समझ में आ रहा है। और वो पत्ता क्या होता है, वो गिर जाता है फिर नीचे। कितना एफिशिएंट सिस्टम है, वो उसकी खाद बन जाती है उसके बाद। अब आपको प्यूरीफायर लगाना मतलब बैटरी लगाओ, पावर यूज़ करो, उनको पावर को चलाने के लिए कोयला लगाओ, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। आप समझ रहे हो, ये एक तरह का आपको बैकफायर बहुत बुरी तरह से मिले। आपको पानी पीना है, आप पेट्रोल डाल के एक गाड़ी में, जो पेट्रोल को बनने के लिए लाखों करोड़ों अबजो साल लगे, कितने अबजो साल लगे पेट्रोल को बनने के लिए, एक पेट्रोल का बूंद को बनने के लिए अबजो साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स। पहले एक मीटरराइट आया, बहुत बड़ा टकराया पृथ्वी के ऊपर, जब वहाँ पर बहुत सारा जीवन फल फूल रहा था, एनिमल्स फल फूल रहे थे, एक बड़ा सा एक पूरा स्टेट जितना पत्थर आया और पृथ्वी में टकराया और डस्ट उड़ी। ये स्टोरी तो याद है सबको, डस्ट उड़ी और 4 महीने तक अंधेरा रहा, 4 महीने तक अंधेरा रहा, उसमें सब तरह के लिविंग थिंग्स मर गए, एनिमल्स तो खास करके पहले स्टार्टिंग में। फिर जो छोटे छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े, माउस, उसमें से रह गए, उसमें डायनासोर वही टाइम पे मरे थे, बड़े बड़े डायनासोर मर गए। अब ये सब मर गए, वो ढक गए, लकड़ी गिर के उसके ऊपर ढक गई, लाखों करोड़ों साल तक लाइफ नहीं थी, उसको दब के गए, नीचे दबते गए, प्रेस हो गए। फिर
1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन ईयर्स तक दबते रहे से और जा कर के वो ऑयल बन गया। समझ में आ रहा है? तेल मतलब कुआं जो हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं वो ब्लैक ऑयल, क्रूड ऑयल में से बनाते हैं वो लोग। नीचे से काला ऑयल निकालते हैं, उसको बॉईल करते हैं। जैसे कि दूध को बॉईल करने के बाद मक्खन ऊपर आ जाता है थोड़ा बहुत, वैसे ही काले ऑयल को बॉईल करते हैं। उसमें से ऊपर की लेयर जेट फ्यूल होता है, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद केरोसिन, उसके बाद डीजल, ऐसे ऐसे अलग अलग नल होते हैं। उसमें से निकाल के लास्ट में जो होता है बिट्यूमेन, जो काला पदार्थ होता है बिल्कुल, जिसमें से हम वो रास्ते बनाते हैं। ठीक है, रास्ता उसमें से बनता है, ऑयल में से ही बनता है सब ये सब चीज़ें। ओके, तो मेरा पॉइंट ये है कि हम लोगों ने ये सब चीज़ों को रिसोर्सेज समझ लिया, उसका कुछ प्रयोजन था, वहाँ पर ऑयल पड़ा था, किसी ने रखा है उसको सोच समझ के। हम तो अभी तक यही कह सकते हैं, क्योंकि हम आप अगर सोचेंगे कि इंटेलिजेंट सिस्टम कितना ऐसे सेटिंग किया गया है, आप चौंक जाओगे। ऑयल वहाँ पर इसलिए रखा था, बन गया था, ताकि उसकी पृथ्वी की सतह ऊपर की जो लेयर है वो आपकी लेयर स्टेबल रहे। टेक्टोनिक प्लेट है ना ऊपर, अर्थ की क्रस्ट जिसको कहते हैं, उसके नीचे ऑयल है ना। आपकी गाड़ी के अंदर आपकी सीट होती है, उसके नीचे सीधा शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जंपर कहते हैं उसको, आप लोग जंपर कहते हैं ना उसको, जंपर, वो जंप को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको जंपर कहना कि उल्टा है, उल्टा शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं उसको। ठीक है, आगे के कॉइल स्प्रिंग होती है, एक स्प्रिंग होती है, उसके अंदर बीच में देखना जंप, आप लोग कह रहे हो जंपर, बट उसको शॉक एब्जॉर्बर होता है। वो आपकी गाड़ी में जब भी शॉक आता है तो उसको ऊपर तक जाने नहीं देता है, यहाँ पर ही खेल लेता है वो। ठीक है, ऊपर तक सीट तक आने नहीं देता है शॉक। तो वैसे ही पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे ये ऑयल के भंडार है, लाखों करोड़ों टन्स ऑयल है, वो पूरी पृथ्वी की लेयर को स्टेबल रखने के लिए रखे गए। नीचे लार्वा बॉयल हो रहा है कंटिन्यूसली, सूरज की गर्मी की वजह से बॉयल हो रहा है, वोल्केनो की इरप्शंस होती रही थे, कितना सारा लार्वा निकलता है उसमें से। अब ये सोचो कि पूरी पृथ्वी के अंदर कोर में यही सब काम हो रहा है, कंटिन्यूसली बॉइलिंग, वाइट कोर, फिर लार्वा बॉइलिंग और मैग्मा ऐसे बॉइलिंग हो रहा है और निकलता है बाहर लार्वा की तरह, कभी कभी होल करके वोल्केनिक इरप्शन की तरह। ठीक है, तो वो प्लेट्स को स्टेबल रखता है ये सब ऑयल्स, और हम लोग उसको निकाल रहे, क्या होगा, खिसक जाएगा, प्लेट्स सब नीचे टच हो जाएगी। नीचे टच हो जाएगी, क्या होगा, नीचे जो मूवमेंट हो रहा है वो ऊपर आएगा, अर्थक्वेक ज़्यादा हो जाएगी। और हमने सोच के समझ के बिना सब ऑयल निकाल दिया। समझ में आ रहा है? और हम लोग आराम से गाड़ी जॉय राइड निकलते हैं। हम जॉय राइड मतलब पेट्रोल को जलाते हैं हम लोग इंजॉयमेंट के लिए। देखा है ना, हम लोग स्पीड में चलाते रहते हैं, वापस घूम करके वापस राउंड अबाउट करके फिर से भर करके जलाते गाड़ी। लाखों करोड़ों साल लगे उस बनने को, ऑयल को, और हम लोगों को उसका प्रयोजन नहीं पता है। फर्स्ट थिंग, पैसा की वजह से, पावर की वजह से हम लोगों ने उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। वो वापस बनने के लिए इतने ही साल लगेंगे, और ऊपर से एक मीटेओराइट चाहिए, और बहुत सारा ढेर लाशों चाहिए आदमी लोगों की, क्योंकि अब दूसरी लाशों तो है ही नहीं, डायनासोर नहीं है अभी। बहुत सारी ऑर्गेनिक मैटर चाहिए जिसमें हाइड्रोकार्बन से बने, और ऑयल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोजन है उसमें, पानी है, तो आपके अंदर भी पानी है। बहुत सारे, आप बना ही नहीं सकते ऑयल, पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे बना पाओगे ऑयल फिर से, पॉसिबल ही नहीं। इससे बेहतर है कि आप जैसा जितना है उतना है वहाँ पर छोड़ दो, है ना, या फिर मिनिमम यूज़, उसको बेस्ट यूज़ कैसे करना है वो निकल। जो तेल का कुआं मिला, अरे अच्छी बात निकली, साउथ में निकला तेल का कुआं, वहाँ पर तेल का निकला कुआं। आप समझ नहीं रहे हो, वो सब चीज़ें आपकी टेक्टोनिक प्लेट को स्टेबल रख रहा है। हमने उसको क्या लेबल कर दिया, नेचुरल रिसोर्स। इतनी तेल के कुएं यहाँ पर इतने हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट इतना है, यहाँ पर ये है, स्टॉक बना दिया उसको। स्टॉक मतलब जैसे कैसे ये लाइब्रेरी है, वो स्टॉक कर दिया बुक्स उसमें, लाइब्रेरी में फिर वापस करना पड़ता है बुक। तो यहाँ पर तो ऐसा है कि आप यूज़ करो और उसको काट डालो, जला दो, यूज़ करो, काट डालो, ये जला दो, यही काम चल रहा है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट में ये आपको खास ध्यान रखना है कि मैनेज करना है तो एंड तक समझना है उसको, स्टार्टिंग कैसे हुआ, उसका प्रयोजन जो है वो कहीं हम सब लोग कर सकते या नहीं। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, डायमंड का फेशियल कॉन्फॉर्म लेवल्स फ्रॉम गंगोत्री टू डायमंड हार्बर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टोटल कॉन्फॉर्म लेवल्स इन। ये गंगा जब ट्रैवल करती है, क्या निकाला है अभी इसमें, अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय द अनथेटिक, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं अभी।
Awareness about the problems caused by the unthinkable exploiting our resources has been a fairly recent phenomenon in our society. Unthinkingly, ना सोच करके, उसका भविष्य ना सोच करके एक्सप्लॉइट मतलब दुरुपयोग करना आवर रिसोर्सेज, हमारे जो भंडार है, कुदरती भंडार है उसको, हैज़ बीन अ फेयर रिसेंट फिनोमिनन इन आवर सोसाइटी, एक तरह का त्रास बन गया है हमारी सोसाइटी में. And once this awareness rises, some action is usually taken. You must have heard about the Ganga Action Plan. This multi-crore project came about in 1985 because the quality of water in Ganga was very poor. Coliform is a group of bacteria found in human intestines. Whose presence in water indicates contamination by disease causing microorganisms. इस टाइप का बैक्टीरिया उसमें पाया गया है और उसकी वजह से वो गंगा की पोल्यूशन लेवल दिखाता है. जितना वो बैक्टीरिया ज़्यादा होता है उसका मतलब वो रिवर, गंगा रिवर वो पोल्यूटेड है ज़्यादा. तो यहाँ पर ग्राफ दिखा रहे, ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है. उसका ये कारण है कि गंगा है वो खुद बड़ी होती है और छोटी होती है. क्यों? क्योंकि बर्फ़ का जो वो गिरता है वो मेल्ट होता है, अलग अलग टाइम पे गिरता है और अलग टाइम पे मेल्ट होता है. तो गंगा की लेवल भी ऊपर नीचे होती है, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे. लेकिन एक ट्रेंड आपको दिख सकता है, आपकी मिडल एक लाइन निकाल सकते हो बीच में से, जो वो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, तो उसमें इतना बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं. उस सब चीज़ों को बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें दिखाया गया है. रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिपर्पस, रिसाइकल. ये पहले 3 R's थे, अभी 4 R's और 5 R's आ गया है. रिजेक्ट भी आ गया, यहाँ पर रिजेक्ट नहीं लिखा है ना, रिजेक्ट आ गया. मतलब पॉलीथीन को रिजेक्ट ही कर दो, आप नहीं चाहिए पॉलीथीन. इसको एक तरीका है पोल्यूशन से बचने के लिए. तो रिफ्यूज़ अच्छा है, रिफ्यूज़ है, रिजेक्ट और रिफ्यूज़ एक ही होता है. This means to say no to things or people offer you and that you don't need. Refuse to buy products that can harm you and the environment. Say no to single-use plastic carry bags. आ गया उसका ये, ठीक है. अच्छा, reduce क्या है? This means that you use less. कम उपयोग करो. You save electricity by switching off unnecessary lights and fans. You save water by repairing leaky taps. Okay. ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है. मैं इस चैप्टर को बहुत पैशनेटली समझाना चाहता हूँ. हमारे घर पे टैप्स होते हैं, हमारे घर में फ्लश टैंक्स होती है. फ्लश टैंक्स में आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करना, जब फ्लश टैंक होती है ना उसके अंदर की साइड में ऐसे ब्राउन कलर हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है. वो क्या है? केमिकल्स है. हार्ड वाटर है, आपका पानी आता है जो, उसमें से केमिकल्स जम जाते हैं वहाँ पर. वो कब जमते? जब आपका पानी कंटिन्यूसली थोड़ी मात्रा में लीक होता रहता है. पता है? इसका मतलब है जब आप वहाँ पर टॉयलेट में ऐसे लाइन दिखती हो, ब्लैकिश ब्राउनिश लाइन, उसका मतलब है पानी थोड़ा सा रीस रहा है. 1 लीटर पर आवर, 2 लीटर पर आवर, 5 लीटर पर आवर ऐसे लीकेज होता है, पतला पतला. और आपको ये देख भी सकते हो, उसमें जो पडल होता है उसमें मूवमेंट होता रहता है. एक घर में 5 लीटर जा रहा है हर घंटे, 2 घर में जा रहे हैं. यहाँ पर उधर में 100 घर है, 100 घर में 100 × 5, एक घंटे में उतना पानी मतलब वेस्ट गया. पानी का टंका पूरा एक 500 लीटर का, 100 × 5 500, राइट. 500 लीटर्स का पानी का पूरा एक टंका होता है, वो गया सीधा एक घंटे में. दूसरा टंका गया दूसरे घंटे में. अच्छा, ये कंटिन्यूसली चल रहा है क्योंकि आपने वो सील होता है उसका, वो सही नहीं किया है. 1-2 साल हो गए घर को, वो सील बदलना पड़ता है. उसको इनलेट को उसको सैंड पेपर से घिसना पड़ता है, स्क्रू ड्राइवर से उसकी पपड़ी हो जाती है उसके अंदर, वो पपड़ी को हटाना पड़ता है. कच्छ में हार्ड वाटर आता है तो आपको वो सॉल्यूशन करना पड़ता है. ये सब छोटी छोटी चीज़ें की वजह से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे रिड्यूस का, और पानी का लीकेज की वजह से खास करके बहुत सारा नुकसान हो रहा है. और ये कच्छ में होता है खास करके. इट्स वेरी वेरी सैड टू अंडरस्टैंड दिस कि कितना आपको मेहनत करके पानी पहुंचाया जा रहा है यहाँ पर और वो वेस्ट में ही जा रहा है. प्योर पानी जो कहते हैं, जो क्यों उपयोग नहीं हुआ उसे वेस्ट हो गया. रीयूज़ का मतलब कि फिर से उपयोग करना. जैसे कि ये कप्स है, स्टील के बर्तन है, वो रीयूज़ है. सबसे बेस्ट ईजीएस्ट मात्रा में आपको समझने के लिए ये जो है वो रीयूज़ करते हैं हम. ठीक है. प्लास्टिक कप्स आपने देखा होगा आजकल प्रचलन हो गया प्लास्टिक कप्स. अब वो शेरडी का जूस जो होता है, शुगर कैन जूस, वो भी प्लास्टिक के कप्स में आप आजकल दे रहे. पहले वो सब ग्लास में देता था वो.
अब हम लोगों ने उसको कहा कि यार हाइजीनिक नहीं है, प्लास्टिक का कप नहीं है क्या, हमने क्या किया उसको, पहले तो उसको इंसल्ट किया, हाइजीनिक नहीं है, तुम अच्छे से धोते नहीं हो, तुम तुम्हारा काम सही से नहीं करते हो, प्लास्टिक की कप है क्या, तुमने उसका बिजनेस को धंधा को बंद तो नहीं कर सकता है वो आपके लिए, प्लास्टिक का कप लेके आएगा वो, उसके लिए 1-2 रुपये पड़ते हैं, आपके लिए भी एक सेड़ी का रस उतना कम हो जाता है उसमें। बट पोल्यूशन का लेवल हुआ या नहीं एक तरह से, प्लास्टिक के कप्स, 100-200 कप्स एक सेड़ी वाड़ी का रेकड़ी के ड्रम में भरे होते रहते, दिन पूरा होता है और वो ड्रम जलाने जाता है वो, आपको समझ में आ रहा है, वही धुआं जो आपको लग रहा है कि आप हवा ले रहे हो, वो वही जाकर के कोने में जलाता है और आपको ही हवा सूंघाता है वो, कितना मस्त सर्कल है। ये हमको समझना है कि हम जो करेंगे बोएंगे वही हमको मिलेगा वापस, ठीक है। तो रीयूज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, कोई भी चीज़ का फिर से उपयोग करो, फिर से उपयोग करो, ऐसी चीज़ बनाओ जो फिर से उपयोग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बात बताता हूँ, पहले ज़माने में टॉयज़ आते थे इंडिया में, अभी फिर से स्टार्ट हो गए, जिसमें से लकड़ी यूज़ करते थे वो लोग, लकड़ी का उपयोग करके टॉयज़ बनाते थे, व्हील्स, गाड़ी और ये सब चीज़ें। अभी प्लास्टिक आ गया बीच में, चाइनीज़ में से आता है ये सब प्लास्टिक के, वो मोल्डिंग करके ऐसा कुछ होता है ढांचा स्टील का, उसमें प्लास्टिक थोड़ा सा रख करके मोल्डिंग करते से इंजेक्शन ब्लो करते हैं, इसमें हवा भर देते और वो फूल जाता है टॉय, और शेप ले लेता है जिसका वो स्टील का ढांचा है उसका, और वो स्टील का ढांचा खोल देते, आपका ट्रैक्टर बन गया, आपका डायनासोर बन गया, आपका रैबिट बन गया, जो भी प्लास्टिक की चीज़, ठीक है। अब उसमें मेहनत भी कम लग रही है, पैसा भी मतलब कम है, क्योंकि वो हवा वो है, मतलब वेरी वेरी लाइट वेट है। बच्चे उसके साथ खेलते हैं, उसके हाथ में से रगड़ने से या चबाते हैं जब बच्चे उसको चीज़ को, तब माइक्रो प्लास्टिक्स के फाइबर्स उसकी शरीर में जाते हैं, माइक्रो प्लास्टिक के फाइबर्स। हम लोग कहते हैं कि बच्चे को ये खिलौना चाहिए, दे दो ना, पापा को दे दो ना, या मम्मी कहती कि मम्मी खिला दो उसको, दे दो, पापा मम्मी कह रहे कि अरे लास्ट महीने तो ये नया टॉय दिया था उसको। टॉयज़ चाहिए बच्चों को, आपको उसको देने का आपको पूरी प्रयास करो, बट आप क्या चीज़ दे रहे हो उसको, वही चीज़ दे रहे हो जिसमें से भरी मात्रा में माइक्रो फाइबर्स जो टॉक्सिक लेवल में आपकी बॉडी में मतलब बच्चे की बॉडी में चले जाएंगे, और वो किडनी को पता नहीं है उसको कि क्या आया है मेरी फाइबर में, और वो किडनी जिस चीज़ को पता नहीं होता है कि वो चीज़ क्या है, तो वो किडनी उसको निकालती नहीं है। आपके घर के अंदर चोर आ जाता है, वो उसको ऐसे डाकू की तरह उसका लुक होगा, उसने कुछ यहाँ पर क्या कुछ बांधा होगा कपड़ा, मुंह में पान होगा या हाथ में छरी होगा, आपको पता लगे इसको मारना है, ये गलत आदमी घुस गया है, या कम से कम आवाज़ करना है। तो बॉडी के सिस्टम के अंदर ऐसा ही तो है, जो वाइट सेल होते हैं वो पुलिस होते हैं अंदर, जो रेड ब्लड सेल है और जो प्लेटलेट्स है वो सब आवाज़ चिल्लाने करने वाला, कुछ गलत हो जाता है तो वो आवाज़ करते चिल्लाते, वो वाइट सेल वहाँ पहुँच जाते, क्या हुआ क्या हुआ। भाई अब आपको पता ही नहीं है कि माइक्रो फाइबर्स घूम रहे हैं, लगते भी है नॉन लिविंग थिंग्स की तरह घूमते रहते हैं, बस घूमते रहते हैं अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स शरीर में, बेबी के, बच्चे के। अब किडनी का काम क्या है, फ्लश आउट करना टॉक्सिन्स को, वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या है ये चीज़, चोर है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, पता नहीं है। किडनी क्या करती है, उसको छोड़ देती है, उसको 10 दूसरे काम है। समझ में आ रहा है? प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक्स शरीर में रहते जाते हैं, शरीर में रहते जाते हैं, बच्चे की ऑर्गन डेवलपमेंट में फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स अच्छे से डेवलपमेंट, और नहीं तो क्या। हम लोगों को लगता है कि एक चीज़ को अफेक्ट करती है, दूसरे को नहीं अफेक्ट करती है। हमारी ये जो है वो ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम मतलब एक ऑर्गन का फेलियर दूसरे ऑर्गन के ऊपर बहुत अच्छे से उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, एक ऑर्गन फेल होता है दूसरे को अफेक्ट करता है तुरंत। आप सांस कम लोगे, आपके अंदर डाइजेशन सिस्टम प्रोसेस स्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो हम डीप ब्रीथिंग करते हैं उसका क्या कारण है? हर वक्त टीचर आपको कहेगी सही से, ऐसे सही से बैठो, ऐसे ऐसे छाती ऐसे करके डीप ब्रेथ स्लो। क्या होता है उससे? आपकी ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाती है। When your oxygen intake is increased, you are able to digest food faster. बिल्कुल मैथ्स है इसमें। ऑक्सीजन को एनर्जी बनाने की प्रक्रिया जो है वो ग्लूकोज बनाना है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए आपको। आप ऐसे बैठोगे स्लाउच करके, ठीक है, इसलिए गुरुकुल्स में और सब चीज़ों में पहले तो आपको ऐसे
पीछे से डंडा आता था, सही से नहीं बैठते थे, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, क्या होता है आपकी लंग कैपेसिटी सीधा 20% बढ़ गई ऐसे बैठने से। ऐसे बैठने से 20% घट गई। आप लिटरली देख रहे हो ना, ठीक है ना, फिजिक्स में क्या हो रहा है, फिजिकली हाउ केमिकल को साथ अफेक्टेड है और अटैच्ड है। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप अलग कर दिए हो सब्जेक्ट, बट एक्चुअली अलग नहीं है, बायोलॉजी भी इसमें साथ लिंक हो जाती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। पहली बात, हम लोगों को रीयूज़ करना, रिड्यूस करना, रिफ्यूज़ करना, ये समझना पड़ेगा अगर हम लोग सस्टेनेबल, मतलब भविष्य की पीढ़ियों को भी हम लोग अलाउ करें इस पृथ्वी में आने के लिए। अदरवाइज़ बच्चा बोर्न होगा कि उसको मास्क पहला दो ऑक्सीजन का। ऑलरेडी अभी तो चालू हो गया ना इंक्यूबेशन, वो क्या कहते हैं उसको, इंक्यूबेटर में होता ही है। बच्चे को 1 महीने या 2 महीना जो प्रीमेच्योर होता है उसको इंक्यूबेटर में ही रखना पड़ता है। फिर जब सही हो जाता है, उसकी लंग कैपेसिटी सही हो जाए, तब उसको बाहर निकाल दे। अब सिटी में सोचो, एक छोटा बच्चा बॉर्न हुआ है, ठीक है, उसका पोल्यूशन लेवल देख लेना आप, सिर्फ अंदाज करना, उसकी लंग्स अभी भी छोटी है, पतली लेयर से, बहुत माइक्रो, उसके वेसल्स पतले पतले हैं, होते हैं ना बेबी के तो कितने पतले होते हैं, और आप उसको सिटी की हवा सूंघा रहे हो, उसको मज़े से हॉस्पिटल से घर लेके जा रहे हो मज़े से। होता है या नहीं? क्या डेवलप होगा ना, वो बच्चे को अस्थमा होना ही होना है, आज नहीं तो कल उसको ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपके जब उसको डेवलपमेंट के टाइम था, आपने उसको क्या सूंघा दिया, क्या खिला दिया उसको, ऑक्सीजन फुल ऑफ सल्फरस नाइट्रोक्साइड, सल्फरस ऑक्साइड्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड ऐसी तरह की जहरीली गैस के साथ आपको उसने सूंघा दिया। समझ में आ रहा है? और अभी भी ये इसका केस है ही है, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं, और बच्चे की आंखें डेवलप नहीं रही अच्छे से, बड़े बड़े चश्मा आ रहे हैं सिटी के बच्चों को। अहमदाबाद में आप देखना, छोटे बच्चे की क्लास में चले जाना, कितने सारे छोटे छोटे बच्चों ने स्पेक्स पहन के रखे हैं। ये सब नहीं होता है विलेजेस में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो आपके हवा में से मिलते हैं, पानी में से मिलते हैं, अर्थ में से मिलते हैं, वो सब चीज़ें गड़बड़ा जा रही है जब हम सही से काम या सही से सर्कल को समझते नहीं हैं तो। ठीक है, रिसाइकल, अच्छा रिपर्पस समझा देता हूँ। रीपर्पस मतलब कोई भी पर्पस आप उसका जो है उसको अलग उसको चीज़ की तरह इस्तेमाल करके आप उसको फिर भी यूज़ करते हो। आप आराम से वो करो, कफ करो, नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको कट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वॉशरूम में भी जाना हो तो उसको कफ करके निकाल दो। ये जितना बॉडी में रहता है वो आपको हार्म ही करता है। बॉडी क्या कर रही है, उसको कफ कर रही है, मतलब निकालने की कोशिश कर रही है, हम उसको वापस पेट में डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया, निकालने का टाइम आ रहा है, अभी ठंड आ रही ना, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में से जितना भी एक्स्ट्रा जो मैलगम होता है ना, जो ब्लड को थिक रख रहा था अभी तक, अभी वो ठंडी आ रही, बाहर तो ठंडी आ रही, तो क्या होता है, जम जाता है ब्लड, आपका स्मूथ फ्लो नहीं हो रहा है, पतला करना पड़ता है। तो पतला करने के लिए ब्लड को वो आपका सिस्टम जितना भी वो मलगम होता है, जो सॉफ्ट ऐसे बल्कि चीज़ें होती है, उसको निकालता है कफ के द्वारा, और बहुत सारे अलग तरीके से तो निकालने की कोशिश करता है, उसको निकाल दो। ठीक है, रिसाइकल, रिपर्पस समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई बकेट टूट गया, ठीक है, आप उसको डस्टबिन की तरह यूज़ करो। इन शॉर्ट, पानी की बकेट थी, उसमें छेद हो गया है, आप उसको रिपर्पस करते हो एज ए डस्टबिन, तो वो रिपर्पस हो गया। ठीक है, पर्पस उसका अलग कर दिया आपने बिल्कुल। ऐसे घर पे तुरंत फेंक देनी नहीं चाहिए चीज़। हाँ एग्जैक्टली, तो पोछा बना दिया पुराने टावल का, तो वो आपका हो गया रीपर्पसिंग का ऑफ एनी आइटम दैट इज़, आपने उसको फेंक नहीं दिया, आपने उसको वहाँ पर कूड़े का माउंटेन में ऐड नहीं किया। वही बात है यहाँ पर होने की। हाँ, हम लोग यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसाइकल ये लास्ट में लिखा है, उसका कारण भी ये है कि वो लास्ट रिसोर्ट है जिसमें वो चीज़ को उसके ओरिजिनल एलिमेंट्स में तोड़ मड़ोड़ के उसको पाउडर करके उसको फिर से उपयोग करना है। जैसे प्लास्टिक को रिसाइकल करना मतलब प्लास्टिक को पिघला के उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के आके, जिसके प्लास्टिक के बीड्स होते हैं राउंड राउंड, उसको रेजिन्स कहते हैं, और फिर उसको वापस दूसरी चीज़ बनाने के, दूसरी प्लास्टिक की चीज़ बनाने के लिए वो रेजिन्स को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल। तो आप फिर से नई चीज़ बना सकते हो उसमें से, तो उसको रिसाइकल कहते हैं। ठीक है, फिर से पूरी साइकिल उसकी चालू होती है, ऐसे रिसाइकल इसका मीनिंग होता है।
ठीक है, अब मैं सिर्फ हेडिंग्स को आपको समझाता जा रहा हूँ और हम लोग इसमें से ये भी समझ लेंगे वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। हम लोगों को हमारा रिसोर्सेज क्यों मैनेज करना चाहिए। इसमें नेक्स्ट पेज में 270 में एक लाइन है, वहाँ पर ऊपर फर्स्ट टॉप में ही लिखी है दिस मैनेजमेंट। अब दिस मैनेजमेंट आप पढ़ लेना अपने आप से कि क्या है मैनेजमेंट। दिस मैनेजमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर equitable distribution of resources so that all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources। भंडार का जो उपयोग है या उसकी व्यवस्था का जो एन्जॉयमेंट है, व्यवस्था है ये सब चीज़ें आपके लिए, उसका एन्जॉयमेंट है वो सब के लिए मिले, ना कि सिर्फ रिच लोगों के लिए। वो आपकी ज़िम्मेदारी है या हमारी कलेक्टिव ह्यूमन बींग्स की ज़िम्मेदारी है कि हम लोग उसको सही संभाल के रखें। हम लोग उसको लेके जा रहे हैं, हम लोग मर जाएंगे तब नहीं। हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अब यहाँ पर से सॉन्ग आ गया एक तरह का। तो आपको खाली हाथ यहाँ पर आए हैं, खाली हाथ आपको जाना है। आपको यहाँ का ट्रस्टी ऑफ दोज थिंग्स करके जीना है। मेरे पास गाड़ी है, वो मेरी है, मैं किसी को और को नहीं दूंगा। भाई तुमने वहाँ पर पार्क करके रखी है, आधे घंटे के लिए बाली यूज़ करोगे, बाकी तो पूरे दिन ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो शेयरिंग, लर्न टू शेयर। वो चीज़ आधे घंटे के लिए यूज़ होगी, वो उतना ही पैसा आपके पास से खर्च हो गया है। आप शेयर करते हो तो आप 2, 3, 5, 10 लोगों को बाद पे बचाते हो कि वो भी गाड़ी खरीदें। इसलिए कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी स्पिरिट जो है, वहाँ पर वही बात आ गई। फार्मर जो है वो कम्युनिटी स्पिरिट से अलग हो गया है। वो उसके नेबर के साथ बात नहीं कर रहा है सही तरीके से। कंपटीशन फैक्टर आ गया है, डिवाइड एंड रूल का एक इशू आ गया है, एक तरह का वायरस की तरह फैल गया है। कब ऐसा होता था कि विलेज में भी एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे? क्यों ऐसे आ गया है? कहीं ना कहीं हम लोगों को ये पूरा का पूरा मेंटली हमको सोचना पड़ेगा कि मेंटल डिजीज़ जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल, चाहे वो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो ओवर कंजम्पशन का प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। ओवर कंजम्पशन और पॉल्यूशन एक ही चीज़ है। ज़्यादा कंज्यूम करता है आदमी, जोमेटो मंगाता है, पैकेजेस मंगाता है बाहर से, तो वो उसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है? पहले तो हमको समझना है कि ये चीज़ों को खरीदते क्यों हैं हम। एंजॉयमेंट के लिए कोई भी चीज़ खरीदी है हमने आगे सोचा उसका क्या होगा। आपको एक सिंपल आइडियोलॉजी देता हूँ। जो नेटिव रेड इंडियंस है, जो वो हॉर्स में घूमते थे पहले अमेरिका के देश में, हॉर्स बैक में घूमते रहते थे। उसकी लैंड उसके लिए पूरी की पूरी फ्री, उसके लिए स्पिरिट की तरह घूमते रहते, फ्री स्पिरिट्स। और वो लैंड को मानते थे कि लैंड उसका मालिक है। सच में बहुत अच्छा एनालॉजी। हम लोग कहते कि ये हमारा प्लॉट है, क्या कहते हैं, ये हमारा मकान है, ये हमारा प्लॉट है। लेकिन जब आप मर जाते हो तब आप पाउडर हो जाते हो, मिट्टी हो जाते हो, और मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हो। किसने किसको खाया? लैंड आपको खा गई, लैंड आपको खा गई। मालिक कौन हुआ? आप हुए क्या लैंड हुई? जो लास्ट में बचता है वो लैंड बचेगा, तुम नहीं बचोगे। तो मालिक कौन हुआ? लैंड हुई, लैंड हुई। आप जो ये जो समझते हैं ना, ये जो समझ जाएगा डीप में, बहुत इजीली इसकी ज़िंदगी जी पाएगा कि हम लोग यहाँ पर ट्रस्टी की तरह यूज़ करने के लिए आए प्रोडक्ट्स को, सर्विस को। और हम लोग अभी एक नेक्स्ट रूल वो लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। पहले तो ये मानते हैं कि लैंड इज़ आवर ओनर, मतलब लैंड हमारा मालिक है, ना कि हम उसके मालिक है। लैंड हमारा मालिक है। हमको लैंड को पूजना नहीं, छोड़ दो, बट एटलीस्ट मिसयूज़ मत करो लैंड को। छेद कर करके उसको माइनिंग करके चीज़ें निकाल के उसको मिसयूज़ मत करो, पहली बात। सेकंड चीज़ है, वो लोग ऐसे मानते, कोई भी मेजर डिसीजंस वो लोग लेते थे ना पहले, तब 3 पीढ़ियाँ आगे की देख करके, मतलब उसका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड का मुंह देख करके वो कोई भी डिसीजन लेता था। जैसे कि मुझको ये चेयर खरीदनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरी 3 पीढ़ी आगे की सोच करके मैं वो काम करूँगा कि वो चेयर मैं बनाऊँगा। उस टाइम पे तो बनाना पड़ता था ना चेयर, तो मैं चेयर बनाऊँगा उसकी वजह से पहली चीज़, वो चीज़ बहुत अच्छे से बनाएगा।
सेकंड चीज़, वो चीज़ उसको हाल लगी, अच्छी लगी उस बच्चे को, इमेजिनरी बच्चा है, अभी तो हुआ ही नहीं है, 3 पीढ़ी आगे, मतलब थर्ड मतलब ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड अभी हुआ ही नहीं है, तो भी वो सोच करके इमेजिन करके उसका मुंह स्माइल कर रहा है या उसको दुख हो रहा है बच्चे को, उसके हिसाब से वो निर्णय लेता था। हाँ।